मैं दास पलागी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 12वां इकाई जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें से हम लोग जो है एल्डिहाइड कीटोन कर चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का भी कुछ भाग हम लोग कर चुके हैं, थोड़ा सा हमारा बच गया है, उसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग जो है किस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है वो हम लोग देखे थे और भौतिक गुण देखे थे। चलिए आज हम जो है उसके रासायनिक गुण के पास चलते हैं और रासायनिक गुण में कुछ दिया गया है जिसको आपको क्वेश्चन कर सकता है, उसको देखते हैं। ये दिया है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय प्रकृति बोल रहा है। वैसे अम्ल है भाई तो अम्लीय प्रकृति तो हो गई, तो कैसे उसको हमको जानना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो रियल में अम्लीय प्रकृति दिखाता है या नहीं, या वो अम्लीय होता है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पानी में घोल देते हैं। किसको घोल देते हैं पानी में? जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है भाई? CH3COO और ये होता है हमारा OH। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। फिलहाल तो अभी इसका नाम है एसिटिक अम्ल, बट हम कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं ओवरऑल तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये R हो गया, C+O हो गया और ये क्या हो गया हमारा OH हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जैसे ही इसको पानी में क्या करते हैं, इसको घोलते हैं, H2O में घोल देते हैं, वैसे ही क्या करता है अपना H क्या कर देता है, त्याग देता है। इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये प्लस चार्ज होता है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता है और इस तरीक़ा से एक बनाता है H3O प्लस आयन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसमें प्लस चार्ज आता है। इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। और हमको एक कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त हो जाता है RC+O और ये हमारा कौन सा आ जाता है? माइनस। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट आयन। ये जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, ये अनुनादी संरचना द्वारा क्या करता है, स्थायित्वता को प्राप्त कर लेता है। ये अनुनादी संरचना का तीर रहता है, तो यहाँ से ये अनुनादी संरचना के द्वारा क्या कर लेता है, फिर स्थायित्वता प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ चला जाता है और ये फिर वहाँ फिर से यहाँ से चला जाता है। तो इस स्थिति में एक स्थिति और निर्मित होता है R, ये हो जाता है O और ये माइनस चार्ज आ गया इस पर और ये डबल बॉन्ड इस पर आ जाता है, ठीक है। फिर से इसमें प्रोसेस क्या होता है, इस प्रकार से अब चलता रहता है। कैसे? ये हमारा क्या होता है, यहाँ शिफ्ट होता है, फिर ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और इस प्रकार से क्या होते रहता है, ये चलता रहता है। मतलब ये स्थायित्वता को प्राप्त कर लेता है। तो पहला रीज़न ये है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम लोग क्या करते हैं, पानी में क्या करते हैं हम लोग, जब इसको घोल देते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो ये क्या करता है, अपना H+ त्याग करके कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है। इसका मतलब ये होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, अम्लीय गुण को दर्शाता है। क्योंकि आर्हेनियस ये कहता है कि वे पदार्थ जो जल में H+ दे उसे हम क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। क्योंकि हमारा ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो जल में मिलाने पर H+ क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इस वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो एक अम्ल होता है। और जैसे ही H+ डोनेट करता है वो कार्बोक्सिलेट आयन बनाता है, जो तुरंत अनुनाद द्वारा क्या कर लेता है, अपना स्थायित्वता को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। क्योंकि उसका अनुनादी संरचना बनता है और इस तरीक़ा से स्थायित्वता को प्राप्त कर लेता है। तो इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है ये हमारा क्या होता है, अम्लीय गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से इसको बताया जाता है। तो ये तो पहला कारण हो गया कि अम्लीय गुण को किस प्रकार से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए अब हम सेकंड रीजन देखते हैं। सेकंड रीजन क्या होता है? सेकंड रीजन होता है हमारा जिसमें जो है हम द्रव्य किरणपाती नियम लगाते हैं, तो उसके पास चलते हैं। हमारा ये फर्स्ट हो गया। सेकंड रीजन और भी हो सकते हैं जिससे अम्लीय गुण को हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, R ये हो जाता है हमारा COOH। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब ये जो RCOOH होता है ये हमारा क्या करता है, जब टूटता है तो टूट करके क्या बनाता है हमारा, ये हमारा जो है, अगर इसको हम लोग U ले लें, साथ में अगर हम क्या ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं, तो यहाँ पर ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, RCOO। ये O माइनस होता है हमारा और साथ में क्या हो जाता है हमारा H3O प्लस। इस प्रकार से बना लेते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं, यदि इस पर द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाते हैं, कौन सा नियम, द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगा देते हैं। द्रव्य क्रियानुपाती नियम अगर हम क्या करते हैं, लगाते हैं, तो उस स्थिति में इसका मान होता है K
और ये हो जाता है आपका K2 अपान क्या होता है K1। अब K की जगह हम क्या रख देते हैं, तो ये K बराबर ऊपर में रख देते हैं और CH3 COO माइनस हो जाता है और साथ में क्या हो जाता है आपका H3O, या एक ही को लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर प्लस भी कर देते हैं, ठीक, ओके। डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा RCOO, ये हो जाता है हमारा H और ये क्या हो जाता है हमारा H2O। इस प्रकार से एक यौगिक बनता है। अब H2O जो होता है वो H2 क्या होता है आपका अधिक मात्रा में होने के कारण इसको हम पक्षांतरित कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है हमारा K, ये हो जाता है H2O और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका CH3 COO माइनस हो जाता है, ये सांद्रता को शो करता है जो कोष्ठक दिख रहा है, और H3O प्लस चार्ज हो जाता है। डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा RCOOH होता है, इस तरीक़े से लिख देते हैं। अंततः इसका जो मान होता है, ये मान किसके बराबर हो जाता है भाई हमारा, ये जो मान मिला है वो K हमारा अगर एसिड है तो A बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका CH3 COO माइनस और ये हमारा H3O प्लस डिवाइडेड बाई RCOOH के बराबर प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या होता है, हमारा एक स्थिरांक होता है Ka, और इसी के आधार पर अम्लीयता क्या किया जाता है, दिखाया जाता है Ka के मान, इसका मान दिया रहता है, तो इसके मान के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कौन ज़्यादा अम्ली है कौन ज़्यादा क्षारी है दिखा सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पर क्या होता है हमारा Ka का मान जो है जितना ज़्यादा होता है, क्षारकता उतना ही क्या है, अम्लीयता उतना ही क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं Ka बराबर, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसका जो मान है जितना ज़्यादा होगा, अम्लीय गुण जितना ज़्यादा होता है, अम्लीय गुण उतना ही क्या होता है हमारा अधिक होता है। कहने का मतलब ये है, आपको वैल्यू दिया रहेगा K बराबर, मान लो K बराबर दिया है आपका 4.5 दिया है, और एक हमारा एक और मान दिया है K बराबर 5.4 दिया है। मान लो ये हमारा दिया है फार्मिक अम्ल का और ये दिया है हमारा एसिटिक अम्ल का, नहीं इसे उल्टा कर देते हैं, है ना, इसको हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर इसको दे देते हैं एसिटिक अम्ल और इसको दे देते हैं फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पर देख रहे हैं Ka का मान एक में कम है और एक में क्या है हमारा ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर आपका फार्मिक अम्ल में ज़्यादा है और एसिटिक अम्ल में कम है। तो इसका जो मान है Ka बराबर कितना है 5.4 यहाँ पर दिया है, किसका मान है, फार्मिक अम्ल का दिया है। मतलब ये जो मान दिया है इसके आधार पर हम बता सकते हैं हाँ कि फार्मिक अम्ल होता है उसका अम्लीयता ज़्यादा होता है और जो एसिटिक अम्ल होता है उनका अम्लीयता कम होता है। तो इसके आधार पर क्या किया जाता है, दर्शाया जा सकता है। आपके बुक में कुछ प्रैक्टिकली डेटा दिया गया है और उसके आधार पर इनका जो मान दिया गया है उन मान के आधार पर बता सकते हैं कि Ka का मान जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, जो भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका अम्लीय गुण होता है। बट आजकल वैकल्पिक रूप से आजकल जो Ka का मान जो होता है उस Ka के मान को हम जो है Pk के रूप में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। P ये जो होता है हमारा Pka, और इसका जो मान होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, log Ka के माइनस log Ka के क्या होता है, बराबर होता है। तो आजकल हम वैकल्पिक रूप से जो K है उसको किसके रूप में दर्शा रहे हैं, हमारा जो है Pka के रूप में दर्शाते हैं, और Pka का जो मान होता है माइनस log Ka के क्या होता है, बराबर होता है। तो आजकल इसी रूप को हम इस रूप में क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। बट इसमें थोड़ा सा मान क्या है हमारा उल्टा है कि इसका मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही अम्लीयता कम होगा और जितना कम होगा अम्लीयता उतना ज़्यादा होगा। मतलब इसका थोड़ा सा स्थिति अलग है। जैसे हमारा Ka का जो मान था जितना बढ़ता था अम्लीय गुण उतना ही क्या होते जाता था, बढ़ते जाता था, अम्लीय गुण उतना ही बढ़ते जाता था। बट हमारा Pk का जो मान होता है जितना इसका मान बढ़ेगा अम्लीय गुण उतना ही क्या होगा, कम होगा, अम्लीय गुण उतना ही क्या होगा आपका, कम होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है मतलब दोनों बढ़ेगा। बट Pk में मान जितना बढ़ेगा अम्लीय गुण उतना ही क्या होगा आपका, कम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर Pk का मान दिया गया है, Pk का मान दिया गया है आपको, कैसा दिया गया है, ये दिया है Pka का मान आपको दिया गया है, मान लो फार्मिक अम्ल के लिए इसको दिया गया है आपका 1.5, ठीक है। और इसी प्रकार Pka का जो मान है उसको एसिटिक अम्ल के लिए दिया है CH3 COOH, इसका मान दिया है 2.5। तो ये देखो इसका मान ज़्यादा है तो Pka
ए का मान जितना ज़्यादा होगा समझो उसका अम्लीयता उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जितना कम मान होगा अम्लीयता उतना ही ज़्यादा होगा। किसके स्थिति में, पी की ए की स्थिति में, है ना। पी के ए में जितना कम मान उतना ज़्यादा अम्ली, और जितना ज़्यादा मान उतना कम अम्ली। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो एक तरीका और है जिस तरीक़ा से अम्लीय गुण को क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक परिचय। तो ये दोनों को आपको देखना है, पहला और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ से दूसरा। ठीक, इसी में आपके बुक में और भी कुछ बातें दिखाया गया है। जैसे यहाँ पर एक दिया गया है कि जो क्या बोलते हैं फिनॉल होता है, फिनॉल की अगर हम बात करें तो फिनॉल का अम्लीय गुण जो होता है ये आपका क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से क्या होता है हमारा, ये कम होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है किसका, फिनॉल। आप पढ़ चुके हो, आप फिनॉल आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। और बता रहे हैं कि फिनॉल का अम्लीय गुण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है। वजह ये होता है कि जो फिनॉल होता है उस फिनॉल का अगर हम क्या करते हैं, ये टूटता है फिनॉल, तो ये हमारा एक फिनॉक्साइड आयन देता है। आपको पता है, ये पढ़ चुके हैं। तो ये जो फिनॉल होता है, ये फिनॉल अगर क्या हो जाए हमारा, टूटता है, तो ये हमारा क्या देता है, एक फिनॉक्साइड आयन देता है। ठीक है, टूट के क्या देता है भाई, फिनॉक्साइड आयन फिनॉक्साइड आयन देता है। और ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है उनका अनुनादी संरचना पाया जाता है। और अनुनादी संरचना में अगर हम देखें तो जो हमारा ऋणात्मक जो चार्ज होता है, ये जो ऋणात्मक जो आयन होता है वो एक ही जो क्या होता है हमारा जो ऑक्सीजन परमाणु होता है उस पर ही क्या होता है, स्थिर रहता है। मतलब अधिक ऋण विद्युतीय और कम धन विद्युतीय जो हमारा कार्बन होता है उस पर ही क्या होता है, ऋण चार्ज क्या होता है, पाया जाता है, जिसके वजह से इसकी स्थायित्वता क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। जबकि हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो हमारा इसके आयनन से जो कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है, ये जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बना है, इस कार्बोक्सिलेट आयन में जो हमारा माइनस चार्ज होता है ना, माइनस चार्ज होता है, वो आपका 2 ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, आपका स्थिर रहता है। अभी जस्ट देखें यहाँ माइनस है, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, तो ये क्या हो जाता है हमारा CH3C डबल बान O, यहाँ पर फिर सिंगल बान आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 ये हो जाता है माइनस, और ये डबल बान O, फिर ये यहाँ आता है, फिर जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक आयन होता है उसमें जो हमारा ऋण चार्ज होता है वो 2 ऑक्सीजन पर क्या होता है, आपका स्थिर होता है, 2 ऑक्सीजन पर क्या होता है, आपका पाया जाता है। जबकि हमारा जो फिनॉक्साइड होता है उस पर केवल क्या होता है, एक पर ही क्या होता है, पाया जाता है। तो एक ही पर पाए जाने की वजह से ये उनकी स्थायित्वता को क्या करता है, कम कर देता है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होता है उस पर जो आयन होता है वो आयन 2 हमारे ऑक्सीजन परमाणु पर क्या होता है, आपका चेंज होते रहता है, जो उसकी स्थायित्वता को बढ़ा देता है। स्थायित्वता बढ़ जाने की वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय गुण होता है वो क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, और फिनॉल का अम्लीय गुण कम हो जाता है। मान लो क्वेश्चन कर देता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, मान लो यहाँ दिया है कि फिनॉल का अम्लीय गुण कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है, क्यों ऐसा क्वेश्चन करता है, तो बताना कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल के जो भी आयनन से प्राप्त जो क्या होता है, जो फिनॉक्साइड आयन होता है, ये जो फिनॉक्साइड आयन होता है इनमें जो माइनस चार्ज होता है वो केवल जो है एक ही ऑक्सीजन परमाणु और कम धन विद्युत कार्बन परमाणु पर ही क्या होता है, स्थिर रहता है। जबकि हमारा जो क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसके आयनन से जो प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन पर जो ऋण चार्ज बनता है वो 2 ऑक्सीजन पर क्या होता है, आपका स्थानीकृत होता रहता है, और इस वजह से उसका स्थायित्वता बढ़ जाता है। स्थायित्वता बढ़ जाने की वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय गुण होता है वो ज़्यादा होता है, और फिनॉल का अम्लीय गुण क्या होता है, आपका कम होता है। उस प्रकार से आपको लिखना है, और इसको आपको इस प्रकार से सूत्र वहाँ पर लगाना है। थ्योरी आपका काम है भाई लिखने का, उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये तो हो गया अम्लीय प्रकृति से रिलेटेड कुछ जानकारी। चलिए और भी कुछ जानकारी आपके बुक में दिया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया है अल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो भी हमारा जो है अम्लीय गुणों की जो है यहाँ पर तुलना किया गया है। किसका किसका हमारा जो है, ये हमारा दिया है हमारा RCOOH, है ना, और एक दिया है ROH अल्कोहल। तो ये जो हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका अम्लीय गुण ज़्यादा होता है, और अल्कोहल का अम्लीय गुण क्या होता है, हमारा कम होता है।
तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं RCOOH का अम्लीय गुण ज़्यादा होता है और एल्कोहल का अम्लीय गुण क्या होता है आपका कम होता है। वजह ये होता है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनादी संरचना पाया जाता है। भाई क्या पाया जाता है? अनुनादी संरचना पाया जाता है, और अनुनादी संरचना पाए जाने के कारण इससे प्राप्त जो क्या होता है हमारा कार्बोक्सिलेट आयन होता है, ये अनुनादी संरचना के द्वारा क्या कर लेता है? स्थायित्वता का क्या कर लेता है? प्राप्त कर लेता है, स्थायित्वता प्राप्त कर लेता है ना। और इस वजह से उनको पुनः जो है हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं होता है, निकल गए सो निकल गए है, ऐसा बोल सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनादी संरचना पाया जाता है, और अनुनादी संरचना के कारण क्या करता है, या ये बोल सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल जो होता है उन दोनों में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से प्राप्त जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है उनमें क्या पाया जाता है आपका अनुनादी संरचना पाया जाता है, जिसके वजह से वो क्या करता है अनुनादी संरचना के कारण स्थायित्वता को प्राप्त कर लेता है। जबकि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में जो है कोई अनुनादी अल्कोहल के आयन से प्राप्त जो कार्बोक्सिलेट आयन नहीं बोल सकते हैं, ये एल्कोऑक्साइड जो आयन होता है उसमें कोई अनुनादी संरचना नहीं पाया जाता है। इस वजह से उनका जो चार्ज है वो एक ही ऑक्सीजन पर विद्यमान रहता है, जो इसकी स्थायित्वता को कम कर देता है। यही वजह है कि अल्कोहल का अम्लीय गुण क्या होता है आपका कम, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय गुण ज़्यादा होता है। तो ये थ्योरी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और आएगा तो इस प्रकार से फिर से बोल सकते हैं एक बार कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीय गुण होता है वो फिनॉल के अल्कोहल की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। वजह ये होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसके आयनन से प्राप्त जो क्या होता है हमारा जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उस पर जो भी माइनस चार्ज रहता है वो 2 ऑक्सीजन पर क्या होता है विद्यमान रहता है, और अनुनादी संरचना के द्वारा स्थायित्वता को प्राप्त कर लेता है। जबकि हमारा जो एल्कोहल होता है, इसके एल्कोहल के आयनन से प्राप्त जो क्या होता है हमारा एक एल्कोऑक्साइड जो होता है उनमें कोई अनुनादी संरचना नहीं पाया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन इसलिए जो ऋण चार्ज होता है वो एक ही ऑक्सीजन परमाणु पर विद्यमान रहता है, और इसके वजह से उनका स्थायित्वता कम हो जाता है। यही वजह है कि अल्कोहल का अम्लीय गुण कम और इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्लीय गुण क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो इस तरीक़ा से यहाँ से इसको बता सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन कर देता है भाई आपको, तो आप उसको कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे आपका दिया है, वो दिया है आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के अम्लीय सामर्थ्य पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव। प्रतिस्थापियों का प्रभाव का मतलब होता है 2 प्रकार के प्रतिस्थापी होता है, एक हमारा माइनस आई इफेक्ट और एक क्या हमारा होता है प्लस आई इफेक्ट। तो इन दोनों की उपस्थिति से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो अम्लीयता है वो क्या होता है आपका कम ज़्यादा होता है, प्रभावित होता है। तो कैसे करते हैं पहला हम लोग देखते हैं। इसमें पहला नंबर दिया है आपका इलेक्ट्रॉन दाता, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, मतलब प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट, ठीक है भाई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट मतलब एल्किल समूह जो होते हैं प्लस आई इफेक्ट होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर दिया है HC⋯O और ये क्या दिया है H, इसका नाम क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल में ऐसा कोई समूह नहीं है जो कि कार्बन की धनात्मकता को डिस्टर्ब करे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ये फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल ये हो गया। अब इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट वाला समूह नहीं है, जिसके वजह से इसकी अम्लीयता जो है अभी डिस्टर्ब हो। लेकिन अगर हम क्या बात करें, एसिटिक अम्ल की बात करें, तो एसिटिक अम्ल जो होता है, इस एसिटिक अम्ल में क्या होता है हमारा, एसिटिक अम्ल में क्या होता है एक हमारा प्लस आई इफेक्ट वाला समूह होता है। देखो ये हमारा क्या होता है प्लस आई इफेक्ट वाला समूह है। प्लस आई इफेक्ट वाला समूह क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है सामने वाला जो भी परमाणु होता है उसको दे देता है। तो ये जो है मेथिल समूह देखो प्लस आई इफेक्ट वाला है, इसलिए अपना जो क्या होता है हमारा ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को सामने वाला क्या करता है, कार्बन को क्या करता है, डोनेट करता है, जिससे कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है आपका बढ़ जाता है। बढ़ जाने की वजह से क्या करता है अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है, ऑक्सीजन पर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन को प्रबलता के साथ क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, उसको भगने नहीं देता है। अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। और चूँकि हाइड्रोजन का निकलना कठिन हो जाता है इसलिए अम्लीय गुण भी क्या हो जाता है, इसका कम हो जाता है। यही वजह है कि एसिटिक अम्ल का अम्लीयता जो होता है वो फार्मिक अम्ल से क्या होता है आपका कम होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि फार्मिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय है और एसिटिक अम्ल क्या है, कम अम्लीय होता है, तो आप कैसे करेंगे कि जो फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल में ऐसा कोई समूह नहीं रहता है जो कि उसकी अम्लीयता को डिस्टर्ब करे। लेकिन जो एसिटिक अम्ल होता है उस एसिटिक अम्ल में एक एल्किल समूह रहता है, जो एल्किल समूह प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है।
प्लस आई इफेक्ट होने के कारण वो अपना एल्किल समूह अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सामने वाला कार्बन को क्या करता है, डोनेट करता है, और ये कार्बन फिर जो इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको आगे ऑक्सीजन को दे देता है। फिर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो हाइड्रोजन को प्रबलता के साथ क्या कर लेता है, जकड़ लेता है, मतलब खींच लेता है, और हाइड्रोजन जो है यहाँ से निकल नहीं पाता है। क्योंकि हाइड्रोजन नहीं निकल पाता है इसलिए अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। यही वजह है कि एसिटिक अम्ल का जो अम्लीय गुण होता है वो कम और फार्मिक अम्ल का अम्लीय गुण ज़्यादा होता है। भाई देखो, अम्लीय गुण तभी होगा जब हाइड्रोजन त्यागेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को निकलने ही नहीं दे रहा है, तो इस वजह से जो है अम्लीय गुण क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। इसका और आगे हम करते जाएंगे तो अम्लीय गुण और कम होते जाएगा, जैसे CH3 CH2, यहाँ पर COOH, तो यहाँ पर देखो एथिल समूह हो गया, थोड़ा सा बड़ा समूह हो गया, तो ये उसको ज़्यादा और इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा वो उतना ही जो है कठिनता से निकलेगा या तो नहीं निकलेगा। और अगर हम जाते हैं CH3 CH2 CH2 और ये COOH हो जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पर और हाइड्रोजन प्रबलता से ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, जकड़ जाएगा। मतलब जैसे जैसे एल्किल समूह की स्थिति क्या होता जाता है आपका, बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इनकी जो क्या होती है आपकी अम्लीयता है वो कम होती जाती है। इसी में आप द्वितीयक तृतीयक भी बोल सकते हैं, जैसे ये हमारा CH3 हो गया, इधर आपका CH3 हो गया, और ये हमारा क्या हो रहा है, हमारा COOH हो गया, ये द्वितीयक हो गया। और करेंगे अगर CH3 CH3 और ये CH3 COOH, तो जितना प्लस आई इफेक्ट समूह की संख्या क्या होती जाती है आपकी, बढ़ती जाती है। ये सब प्लस आई इफेक्ट वाले हैं भाई, तो प्लस आई इफेक्ट संख्या जितनी बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन का निकलना वहाँ से उतनी ही कठिन हो जाती है, और जो उनकी अम्लीयता को क्या कर देती है, घटा देती है। तो पहला पॉइंट में यही दिया गया है कि यदि कोई प्लस आई इफेक्ट समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, वहाँ से हाइड्रोजन का निकलना क्या हो जाती है आपकी, कठिन हो जाती है, और कठिन हो जाने की वजह से उनका जो अम्लीयता है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही चीज़ इसमें दिया गया है, आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन करेगा तो इस प्रकार से कर सकता है कि दोनों में अम्लीय गुण कौन है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, तो इस तरीक़ा से आप इसको बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा दिया है इलेक्ट्रॉन निष्कासन या आकर्षी समूह, जिसको माइनस आई इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, माइनस इफेक्ट भी कहा जाता है। माइनस आई इफेक्ट वाले क्या होते हैं, जैसे हमारा NO2 है ना, उसके अलावा Cl है, उसके अलावा आपका एल्डिहाइड है ना, कीटोन है, ये सब हमारे क्या होते हैं, एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये सब हमारे माइनस आई इफेक्ट वाले समूह होते हैं, और इनके उपस्थिति से अम्लीयता क्या होती है आपकी, बढ़ती जाती है, अम्लीयता बढ़ती है। भाई ये सब हमारा देखना CH3 है। CH3 मतलब एसिटिक अम्ल बोलते हैं, की अपेक्षा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल अधिक प्रबल होता है। क्यों, एक क्वेश्चन आ गया मान लो, है ना, कि एसिटिक अम्ल अधिक अम्ली, एसिटिक अम्ल कम अम्ली है किससे, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल से। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है CH3, ये होता है C♯OH, ठीक है, ये दिया है आपका CH3 C♯OH, एक कम अम्ली होता है किसके अपेक्षा, ये होता है CH2 C♯OH, इसको बोलते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, और इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। क्वेश्चन आ गया मान लो कि मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल अधिक अम्ली है और एसिटिक अम्ल कम अम्ली है, क्यों, तो आप बोल सकते हैं कि मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल में जो क्लोरीन समूह होता है ये हमारा माइनस आई इफेक्ट प्रभाव दर्शाता है, और माइनस आई इफेक्ट प्रभाव दर्शाने वाले जो भी परमाणु होते हैं या जो भी समूह होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। जैसे ये हमारा क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। उस इलेक्ट्रॉन की कमी को ये सामने वाला कार्बन से क्या होता है, पूर्ण करता है, और धीरे धीरे ये प्रभाव कहाँ पर पहुँच जाता है, OH पर पहुँच जाता है। इस प्रकार से ये जो कार्बन होता है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ये इधर देता है, और इस प्रकार से ऑक्सीजन पर भी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से क्या हो जाता है आपका, मुक्त हो जाता है ना, और इस तरीक़े से हाइड्रोजन आसानी से मुक्त हो जा रहा है, इसलिए अम्लीय गुण को क्या करता है आपका, प्रदर्शित करता है, या अम्लीयता को क्या करता है, बताता है। यही चीज़ आपको दिया है, उसी चीज़ को लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं ये 2 होगा, ये हमारा क्या होगा, 3 होगा, यहाँ पर ये 2 होगा, ठीक है, ये क्या होगा, CH3 होगा,
और ये हमारा क्या है दिया है हमारा ये तो वही चीज़ दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एसिटिक अम्ल जो होता है कम अम्लीय होता है किनके अपेक्षा मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल के अपेक्षा, तो आप बता सकते हैं कि मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल जो होता है उसमें जो क्लोरीन समूह होता है वो माइनस आई इफेक्ट प्रभाव को दर्शाता है, जिसके वजह से वो जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो आकर्षण होता है कार्बन से होता हुआ किसके पास पहुंच जाता है, OH के O के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो पर इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ता है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींच लेता है और हाइड्रोजन को आसानी से बाहर निकाल देता है। और इस तरीक़ा से हाइड्रोजन आसानी से यहाँ से निकल जाता है, इसलिए इसके अम्लीय गुण ज़्यादा होता है और एसिटिक अम्ल का अम्लीय गुण कम होता है। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न यही होता है कि ये क्लोरीन अगर खींचेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, फिर इस कमी को क्या करेगा, इस कार्बन से करेगा, फिर ये कार्बन ऑक्सीजन से लेगा, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से लेगा और हाइड्रोजन चुपचाप इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और चूँकि आसानी से निकल जा रहा है इसलिए अम्लीयता क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। तो आप जैसे समझाए हैं वैसे भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। तो इसको आपको देखना है भाई, ठीक। तो ये हमारा वाला काम खत्म हो गया। चलिए आगे दिया है हैलोजन परमाणुओं की संख्या का जो प्रभाव होता है, इसके वजह से भी जो आपका क्या होता है, अम्लीय जो गुण होता है वो आपका बढ़ते जाता है। प्रभाव की वजह से कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा भी मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल था, एक क्लोरीन था और ये COOH था, ये ज़्यादा अम्लीय होगा, है ना, नहीं कम अम्लीय होगा, ठीक है, कम अम्लीय होगा। अगर हम क्या करें, यहाँ पर एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, Cl2 CH बचा, देखो 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो गया तो COOH, तो इनका अम्लीयता और क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। एक हाइड्रोजन और रिप्लेस कर दें तो Cl 3 बार करते हैं हम लोग, ये कितना हो जाता है, Cl और ये Cl, तो ये क्या हो जाएगा आपका C और ये COOH हो गया। तो आप जितना ज़्यादा हैलोजन की संख्या में वृद्धि करते जाते हैं अम्लों की प्रबलता वैसे क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि सब के सब क्या वाले होते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं, भी माइनस आई इफेक्ट वाले होते हैं। तो देखो इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, ये सबसे अधिक अम्लीय होगा, सबसे क्या होगा, ये अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि 3 हमारा उसमें माइनस आई इफेक्ट है और ये क्या होगा, कम अम्लीय होगा। इनमें अगर कंपेयर करें तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये अम्लीयता हो गया। नेक्स्ट दिया है हैलोजन परमाणुओं की प्रकृति का प्रभाव या विभिन्न हैलोजन द्वारा विस्थापन होने पर हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता में आधार पर भी आप अम्लीयता के क्रम को बता सकते हैं। कैसे, देखो ये जैसे हमारा दिया है आपका C+O, ये हमारा दिया है आपका OH, अब यहाँ पर दिया है CH और यहाँ पर एक क्लोरीन दिया है और ये दिया है आपका CH3, मतलब इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, CH3 CHCl और ये COOH। इसमें अल्फ़ा क्लोरो है, इसमें हमारा क्या होता है, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा क्लोरो, है ना, प्रोपियोनिक अम्ल बोल सकते हैं, अल्फ़ा क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल बोल सकते हैं। ये हमारा प्रोपियोनिक है, अल्फ़ा वाला है, तो अल्फ़ा वाला क्या होगा, ज़्यादा अम्लीय होगा। फिर हमारा क्या करते हैं, बीटा में कर देते हैं, तो ये हमारा कैसा है, जैसे CH2, ये Cl हो गया, ये फिर CH2 और यहाँ पर क्या है COOH, ये हमारा बीटा क्लोरो हो जाएगा भाई। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये बीटा क्लोरो हो जाएगा। तो बीटा क्लोरो है ना, प्रोपियोनिक अम्ल, बीटा क्लोरो प्रोपियोनिक अम्ल, ये हमारा कम अम्लीय होगा। और फिर यहाँ पर हम करेंगे एक थर्ड नंबर, तो गामा भी कर सकते हैं हम लोग, जो है ये अल्फ़ा बीटा गामा अगर हम देखें हैं तो यहाँ पर हम CH2 और ये Cl करते हैं और CH2 और यहाँ पर COOH, ये गामा हो जाता है हमारा। तो गामा है ना, क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो इसके वजह से भी हमारा क्या होता है, आपका जो हैलोजन समूह की स्थिति में परिवर्तन के वजह से भी अम्लीयता आपका क्या होते जाता है, आपका बढ़ते या घटते जाता है। तो ये देखो अल्फ़ा वाला में था सबसे ज़्यादा था,
बीटा वाला में हो गया तो कम हो गया, और गामा में हो गया तो सबसे क्या हो गया आपका कम हो गया। तो इस स्थिति के आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता है माइनस आई इफेक्ट के आधार पर उसको आप बता सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। आगे आपको दिया है हैलोजन परमाणु की स्थिति प्रभाव। हैलोजन परमाणु के माइनस अधिकतम के समूह के वजह से भी आपका इस प्रकार से स्थिति आपको देखने को मिलता है। हैलोजन परमाणु की स्थिति के आधार पर इसमें हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है हमारा फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर क्या होता है ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है। अगर इनमें से ये समूह पहला है तो ये सबसे ज़्यादा अम्लीयता को शो करेगा, ये उसके बाद इसके बाद ये सबसे कम अम्लीयता को क्या करता है दूर करते जाता है। तो अम्लीयता ये देखो क्रमशः क्या होते जाता है आपका घटते जाता है। प्रबलता हैलोजन अम्ल की प्रबलता होता है उसके आधार पर, ये ज़्यादा प्रबल है तो ये वाला जब रहेगा तो सबसे ज़्यादा क्या करेगा वो आपका प्रबलता शो करेगा। मतलब हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं CH2 और ये हमारा F है और COOH ये ज़्यादा अम्ली होगा। फिर Cl CH2 COOH उससे कम अम्ली होगा। फिर हमारा क्या होगा Br यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Br CH2 और COOH ये और कम अम्ली होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे एक और कर दें, अगर ये Br हो गया, ये CH2 हो गया और ये हमारा COOH और सबसे कम कौन होगा I CH2 COOH। तो इस प्रकार से अम्लीयता आप क्या कर सकते हैं हैलोजन अम्ल की प्रबलता के आधार पर क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। अप्रतिस्थापी समूह के रूप में दिया गया है तो ये देखो इसकी स्थिति में फार्मिक अम्ल सबसे ज़्यादा, बेंजोइक अम्ल उसमें और एसिटिक अम्ल सबसे कम होता है। फार्मिक अम्ल में कोई ऐसा समूह नहीं है जो उसके अम्लीयता को क्या करे डिस्टर्ब करे, बट बेंजोइक अम्ल जो होता है बेंजोइक अम्ल में भी कोई ऐसा समूह नहीं है, बट ये उससे फार्मिक अम्ल से कम होता है। और एसिटिक अम्ल जो होता है उसमें क्या होता है हमारा एक प्लस आई इफेक्ट वाला क्या होता है समूह होता है जो उसके अम्लीयता को सबसे क्या करता है कम कर देता है। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है भाई। आगे है बेंजोइक अम्ल के अम्लीय सामर्थ्य प्रतिस्थापियों का प्रभाव जो होता है उसको आप क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है किस प्रकार से होता है कैसा होता है, तो इस तरीक़ा से बताया जा सकता है भाई, है ना। इसमें जैसे पहला नंबर दिया गया है आपका ये, जैसे यहाँ पर दिया गया है बेंजीन और यहाँ पर हमारा दिया है COOH। तो इनमें जो NO2 समूह वाला होगा ये माइनस आई इफेक्ट वाले समूह हैं, ये सबसे ज़्यादा अम्लीयता को शो करता है। यहाँ पर हम एक और की बात करें, यहाँ पर COOH और यहाँ पर Cl है, ये उससे थोड़ा सा कम अम्लीयता, और जिसमें बिल्कुल भी कोई माइनस आई इफेक्ट वाला समूह नहीं है तो ये सबसे कम अम्लीयता को क्या करता है शो करता है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया काम। तो इतना में आपको कह रहा देखना है, कहीं से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, ये तो अम्लीय गुण हो गया। अब देखेंगे क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। ठीक है, यहाँ पर रासायनिक गुण को कुछ भागों में वर्गीकृत करके समझा गया है। जैसे पहले हम लोग हाइड्रोजन का किए थे ना, एल्कोहल जब पढ़ रहे थे, वैसे यहाँ पर दिया है अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण अभिक्रिया। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है हमारा R≡COO और OH। मतलब इस प्रकार की अभिक्रिया जो आपको पहला नंबर लिखा है उसमें केवल आपका हाइड्रोजन क्या होता है मुक्त होता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस के रूप में मुक्त हो जाता है और बाकी जो है ये माइनस के रूप में बचा रहता है और इसी के साथ आकर के कोई समूह जुड़ता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया देता है जिसमें केवल हाइड्रोजन निकलता है। दूसरा OH समूह के कारण अभिक्रिया, मतलब इसमें क्या होता है हमारा R≡COO और OH, इसमें OH निकलता है। दूसरा नंबर में क्या होता है हमारा OH निकलता है भाई, तो R हो जाता है, C≡O हो जाता है और हमारा OH हो जाता है, यहाँ से OH निकलता है। इस प्रकार की अभिक्रिया। फिर हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल भाग लेता है हमारा R≡COOH ये वाला अभिक्रिया, और एक एल्किल समूह भाग लेता है इस टाइप का अभिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार का अभिक्रिया आपका दिया गया है। तो सभी अभिक्रिया को तो नहीं देखेंगे क्योंकि सबके सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जितना है हम लोग क्या करते हैं देखते हुए क्या करते हैं चलते हैं। देखो पहला क्षारों के साथ क्रिया दिया है और पहला नंबर का है अम्लीय गुण
या अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाशीलता देखना है। अम्लीय गुण दिया है, क्षारों के साथ क्रिया दिया है भाई। क्षार हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाता है RC⋯O और ये हो गया हमारा OH, ये हमारा अम्ल हो गया, ठीक है, RC⋯O और ये क्या हो गया हमारा OH, ठीक है। इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। प्लस में क्या है हमारा NaOH, Na हमारा क्या है OH है, इसको हमको करना है। तो हाथ से देखो निकल गया आपका कुछ यौगिक हम बना सकते हैं यहाँ से आसानी से। ये OH माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो यहाँ से क्या निकाल दो भाई, हम यहाँ से निकाल दो H2O, निकल गया। तो क्या बचा RC⋯O और एक हमारा O बचा है और इधर क्या बचा है Na बचा है। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट प्राप्त हो जाता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलेट प्राप्त हो जाता है और इसका नाम क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं इसको। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार के साथ क्रिया करके सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या करता है, निर्मित करता है या बनाता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक। तो क्षारों के साथ हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गया, कुछ नहीं है, बस इतना ही है। इसको आगे और क्रिया कराएंगे तो फिर वो आपका अन्य यौगिक देगा, बट उतना छोड़ देते हैं। धातुओं के साथ क्रिया करता है भाई, धातु के साथ क्रिया करेगा तो भी वही बनेगा। ये हो जाता है आपका COOH। धातु हम लोग सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम बढ़िया धातु है, ये हमारा सोडियम हो जाता है और इसको हम लोग क्या करते हैं 2Na लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको 2 लेना पड़ेगा, तो क्या निकल जाएगा, ये H को रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा हमारा RC⋯O और ये हो जाता है Na, ये 2 हो जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, यहाँ से मुक्त करता है। तो इस तरीक़ा से सोडियम कार्बोक्सिलेट पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर इसका नाम क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। ये हमको प्राप्त हो जाता है। सोडियम क्या कर दिया, एक माइनस के साथ आके जुड़ गया, H2 को बाहर कर दिया। तो इस टाइप का भी क्रिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। पहला वाला काम खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। हाइड्रोक्सिल समूह के साथ क्रिया, एल्कोहल के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको क्रिया करा सकते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, या तो HCl की उपस्थिति में। एल्कोहल के साथ जहाँ से H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और एस्टर बनाता है। कैसे होगा देखो, तो ये हो गया RC⋯O और ये हो जाता है OH, ठीक है। प्लस में क्या होता है हमारा, ये हो जाता है हमारा एल्कोहल का फार्मूला यही होता है OHR। तो यहाँ से देखो OH भाग ले रहेगा, अब OH भाग लेगा भाई, तो OH भाग लेगा तो क्या बनेगा, यहाँ से इसका OH भाग ले रहा है तो इसका H भाग लेगा, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से H2O। किसके उपस्थिति में होगा, ये कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में होता है, ठीक है। तो बचा क्या RC⋯O और इधर क्या बचा है OR, एस्टर प्राप्त हो जाता है। इसको एस्टर बोलते हैं, इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक क्या बोलते हैं, इसको अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आपका यौगिक क्या हो गया, मिल गया, कुछ नहीं है, H2O भी निकल गया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया आप पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है। ये हमारा होता है RC⋯O और ये होता है हमारा OH। PCl5 के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो ये हो जाता है यहाँ से RC⋯O और ये Cl प्राप्त होता है, एक POCl3 प्राप्त होता है और एक HCl यहाँ से निकल जाता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक, ये हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। और ये हमारा क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड होता है, अम्ल क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, अम्ल क्लोराइड। तो ये सब पहले पढ़े हैं भाई, इसलिए ज़्यादा इसमें फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका यौगिक बन गया। चलिए और हम देखते हैं थायोनिल के साथ, आप पहले पढ़ चुके हो, थायोनिल के साथ क्रिया करके ये बनाता है हमारा
ये क्या हो जाता है आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच होता है। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। SOCl2 को क्या बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड कहते हैं और इसके कारण एक SO2 निकलता है, H2O निकलता है, ठीक है। तो कैसे कैसे निकलेगा देखो भाई, हम क्या बना सकते हैं, किस प्रकार से बना सकते हैं। हो गया, यहाँ से हमारा अम्ल क्लोराइड बनता है। कौन कौन से देखो प्लस माइनस अगर आप कर देते हो ना, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया पूरा, ठीक है, और ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो पहले प्लस वाला को पकड़ो, प्लस में क्या है आर सी डबल बॉन्ड ओ है ना, और प्लस वाला है मतलब एक Cl क्या हो जाएगा इसके साथ निकल जाएगा, अम्ल क्लोराइड बन गया, अम्ल क्लोराइड बन गया। फिर क्या है हमारा देखो, अब OH बचा है और SO बचा है, तो इसमें से हम क्या करते हैं 2 ऑक्सीजन लेते हैं और देखो SO है और एक Cl बचा है, तो एक HCl निकाल दो। देखो हाइड्रोजन को ए ले लो और यहाँ से एक H, तो क्या निकाल दो यहाँ से HCl, क्योंकि OH बचा है और इधर SO बचा है और एक हमारा Cl बचा है, तो यहाँ से HCl निकाल दिए तो बचा क्या SO2, तो ये हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। ये पहले पढ़ चुके हैं, अम्ल क्लोराइड क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। देखो R और CO प्लस था, एक Cl के साथ निकाल दिए, फिर हम OH को फिर तोड़ देते हैं प्लस में और इसको माइनस में, तो हाइड्रोजन प्लस हो जाता है, Cl माइनस हो जाता है, HCl निकल जाता है और SO और एक O SO2 क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो ये आपका एक और अभिक्रिया हो गया। OH के आधार पर अमोनिया के साथ क्रिया दिया गया है, आप अमोनिया के साथ क्या कर सकते हैं क्रिया करा सकते हैं, कुछ नहीं रखा है भाई अमोनिया के साथ क्रिया में, ठीक है। ये देखो आर सी डबल बॉन्ड O और ये है हमारा OH, ठीक है। ये हो गया आर सी डबल बॉन्ड O और ये क्या है हमारा OH, किसके साथ अमोनिया के साथ। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है हमारा NH3 ये हम लोग करते हैं। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं H2O करके, और डायरेक्ट आप क्या कर दो निकाल दो, वही ठीक है। यहाँ से क्या निकालेंगे H2O, आपके बुक वाला NH4 करके बनाया है, निकलना वही है, ठीक है। तो यहाँ से H2O हो जाता है, तो क्या बचता है आर सी डबल बॉन्ड O और ये NH2 बचा, एमाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एमाइड, है ना, ये अमाइड बन जाता है। और ये क्या है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल किसके साथ क्रिया करता है, अमोनिया के साथ क्रिया करता है, एक अणु पानी का क्या करता है बाहर निकलता है और क्या बनाता है हमारा एमाइड बनाता है। तो इस तरीक़े से आप अमोनिया के साथ क्रिया करा सकते हैं, ठीक है। ऊष्मा का प्रभाव निर्जलीकरण भी होता है भाई, निर्जलीकरण P2O5 बोल सकते हैं इसको, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो इसमें क्या करेंगे आप ऊष्मा का प्रभाव, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं आर सी डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है आपका OH, एक और ले लेता हूँ मैं OH, ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया O और C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा R। तो यहाँ से अब ऊष्मा का प्रभाव हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो जल के एक एक निकल जाएगा, एनहाइड्राइड बनता है भाई। यहाँ से क्या बनता है एनहाइड्राइड, देखो यहाँ से आप क्या निकाल दो H2O निकाल दो, ठीक है, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो ये R हो जाता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है, फिर क्या बचा है O, इधर क्या बचा है आपका C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है R। इसको एनहाइड्राइड बोलते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। तो ये एनहाइड्राइड क्या हो जाता है यहाँ से बन जाता है, किसकी उपस्थिति में होता है भाई P2O5 की उपस्थिति में प्रक्रिया कराई जाती है। तो दूसरा नंबर इसमें OH भाग लेता है, उसके आधार पर हमने कर दिया। तीसरा अभिक्रिया दिया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें संपूर्ण COOH क्या करता है भाग लेता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। इसमें कुछ नहीं है, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न लेते हैं, जैसे R C डबल बॉन्ड O, ये हो जाता है वो और ये हो जाता है Na, सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं इसको, सोडियम कार्बोक्सिलेट। कैसे बनता है हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब ये जो सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है इसको हम लोग गर्म कर देते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं, है ना। किसके साथ गर्म करते हैं इसको,
तो अकेले अगर गर्म करेंगे तो विकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा। सोडा लाइम लेते हैं साथ में, सोडा लाइम लेना पड़ेगा। सोडा लाइम का फार्मूला यहाँ पर दिया गया है NaOH और साथ में होता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसको हम लोग एक साथ बोलते हैं सोडा लाइम। ठीक है, सोडा लाइम। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है ना, सोडा लाइम का फार्मूला बताओ, तो ये हमारा सोडा लाइम का फार्मूला है NaOH, है ना, CaOH को एक साथ। अब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होता है आपका, ये Na और एक Na यहाँ से यूँ ऐसा करके ये क्या निकल जाता है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है। एक हाइड्रोजन आके R के साथ जुड़ जाता है और हमारा एल्केन बनाता है। क्या बनाता है, हमारा एल्केन बनाता है भाई, यहाँ से एल्केन बनाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, हमारा सोडियम कार्बोनेट बनाता है। ये बच गया हमारा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या होता है हमारा कार्बोनेट। तो इस तरीक़े से क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोक्सिलेट जो होता है वो सोडा लाइम के साथ क्रिया करके हमको एल्केन क्या करता है, देता है, एल्केन बन जाता है। तो इसमें इतना ही है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया, ये हमको थोड़ा सा देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोल्बे को देखना है हमको। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कोल्बे अभिक्रिया। इसके लिए हम क्या लेते हैं, RC+O और हम ले लेते हैं Na। ठीक है, इसको हम थोड़ा सुंदर लिख देते हैं और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये विद्युत अपघटन वाला प्रक्रिया होता है भाई। ठीक है, कौन सा वाला, विद्युत अपघटन वाला। तो R हो गया C+O और ये होता है हमारा O और ये हो जाता है Na। इसको हम लोग क्रिया कराते हैं H2O के साथ। ठीक है, तो ये हमारा दो अणु लेते हैं, तो क्या क्या बनता है, यहाँ से हमारा बनता है RR एक RR बनता है, इसका मात्रा 2 लेते हैं। साथ में हमारा क्या बनता है, जो है 2CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये हम लोग पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख देते हैं, NaOH 2 हो गया, 2 NaOH बनता है। कैसे बनता है अभी देखेंगे। तो 2 NaOH हो गया, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है हमारा CO2, क्योंकि यहाँ से CO2 निकल ही जाएगा, तो 2CO2 और प्लस क्या होता है हमारा H2O। हम क्या करते हैं, जो हमारा सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है, इस सोडियम कार्बोक्सिलेट को हम क्या करते हैं, जल में घोल देते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा RC+O और Na। तो सोडियम कार्बोक्सिलेट लेते हैं, इसको जल में घोल देते हैं, जली विलयन बनाते हैं और जली विलयन बनाने के पश्चात उसमें 2 इलेक्ट्रोड डुबा देते हैं। क्या डुबाते हैं भाई हम लोग, इलेक्ट्रोड डुबाते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड डुबाते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोड डुबाते हैं। इलेक्ट्रोड मतलब होता है प्लस और क्या होता है हमारा माइनस, और उसको जोड़ देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोड डुबाते हैं हमारा जो क्या होता है RC+O और ONA, ये हमारा जो है 2 भागों में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है। कौन कौन से, एक सोडियम प्लस आयन और एक कार्बोक्सिलेट माइनस आयन में टूट जाता है विद्युत धारा प्रवाहित करने से, है ना। तो विद्युत अपघटन कराते हैं इसका, क्या कराते हैं इसका, विद्युत अपघटन। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा RC+O और वो माइनस, और ये क्या होता है हमारा सोडियम हमारा प्लस आयन। इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, टूटता है। अब चूँकि हमारा ये माइनस है तो ये जाता है हमारा एनोड की ओर, ये जाता है हमारा कैथोड की ओर। पहले किसको लिखते हैं, एनोड पर, किसको नहीं देखना है, एनोड पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे भाई। तो एक हमारा क्या होता है, प्लस होता है और एक क्या होता है, माइनस होता है। माइनस क्या होता है, कैथोड होता है, और ये हमारा क्या होता है, एनोड होता है। तो एनोड की ओर कौन जाएगा, माइनस चार्ज वाला। तो पहले किसको देखते हैं, एनोड वाला को देखते हैं। तो एनोड की ओर कौन जाएगा, माइनस वाला जाएगा, एनोड, है ना। तो एनोड में क्या करते हैं, ये हमारा R होता है और ये C+O और ये हमारा O, जिस पर माइनस चार्ज है। ठीक है, इसका हम लोग मात्रा बैलेंस के लिए 2 ले लेते हैं, इसको भी हम लोग 2 ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पर से 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा क्या होता है, कार्बोक्सिलेट जो आयन होता है, ये आयन किधर की ओर जाता है, हमारा एनोड की ओर जाता है। एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमारा डोनेट करता है। डोनेट करने से क्या क्या बनता है, 2 R है, तो यहाँ से हमारा एक R इस प्रकार से निकल जाता है, RR। 2 देखो CO2 है, CO2 है ना, ये देखो C है, फिर O2 है और 2 बार है, तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा
CO2 और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है एनोड पर जाके। अब वो जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ये हमारा निकल गया किसमें, एनोड में निकल गया, आर निकल गया, मतलब एल्केन निकल गया, और हमारा क्या हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन जो होता है उनको कैथोड में कौन एक्सेप्ट करता है, उसको जल एक्सेप्ट करता है। तो ये हो जाता है हमारा 2H2O, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जैसे ही ग्रहण करता है ये हमारा क्या बनाता है, 2OH माइनस बनाता है, और ये हमारा क्या करता है, हाइड्रोजन को क्या करता है, 2 हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। हाइड्रोजन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, बच जाता है 2NOH। ये जो 2OH बचा है वो 2 सोडियम के साथ आगे क्या करता है, क्रिया करता है। तो 2 सोडियम आयन है, और ये हमको 2 क्या प्राप्त हो जाता है, OH प्राप्त हो जाता है, और ये दोनों मिल करके क्या बनाता है, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस प्रकार से आपका जल आपका टूट गया तो क्या दिया हमारा OH। ये जो OH होता है वो, और यहाँ से 2 सोडियम, यहाँ पर लिख देता हूँ उसको मैं, या यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख दूँ। तो यहाँ पर क्या बचा है हमारा, 2 सोडियम पहले से बचा है, और प्लस में 2 OH निकल गया, ये दोनों क्रिया करता है, और ये 2NaOH का निर्माण करता है। तो इस तरीक़ा से कैथोड में हमको मिलता है हाइड्रोजन, और एनोड जो मिलता है इसमें मिलता है आपको RR, जिसको एल्केन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीक़े से क्या हो जाता है, हमारा एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये एल्केन हो गया, ये क्या हो गया आपका एल्केन। आर की जगह जो रखना है आप रख सकते हैं। इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, कोल्बे अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। कोल्बे अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एक हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न लेते हैं, और उस व्युत्पन्न को हम क्या करते हैं, पानी में इस प्रकार से घोल देते हैं, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न, जैसे सोडियम कार्बोक्सिलेट है, ये क्या करता है, 2 भागों में टूट जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन और सोडियम आयन। क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन क्या होता है, माइनस चार्ज वाला होता है, इसलिए किधर की ओर जाता है, एनोड की ओर जाता है। एनोड पर जाकर के वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हमारा एल्केन बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वो जो एल्केन होता है उसको कैथोड में जो पानी रहता है वो एक्सेप्ट करता है, ये OH माइनस में टूट जाता है और H2 मुक्त करता है। OH माइनस जो सोडियम आयन होता है उसके साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर लेता है, बना लेता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, आपका कोल्बे अभिक्रिया कहलाता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मुंसडीकर हम पहले पढ़ चुके हैं, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्मिट अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। अब चैन ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब चीज़ नहीं करना है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है, उसको हम लोग को देखना है भाई, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया गया है, इसको हमको देखना है। जैसे हमारा दिया है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल किसको बोलते हैं भाई, फार्मिक अम्ल को ही तो IPAC नेम में क्या बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, जिसका फार्मूला HCOOH होता है। और इसको जो है लैब में बनाया जाता है ना, उसको हमको देखना है कि किस प्रकार से लैब में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। तो देखो किस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं। तो ऐसे पूछा नहीं गया है, फिर भी देखो इसमें क्या होता है हमारा, ऐसा आपका इस प्रकार से गोल पहनने वाली क्या होता है, एक फ्लास्क होता है। और इस गोल पहनने वाली जो फ्लास्क होता है, इस गोल पहनने वाली फ्लास्क में जो है भर दिया जाता है कौन सा, एक ग्लिसरॉल भर देते हैं, ग्लिसरॉल, ठीक है। और साथ में हमारा हो जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल और ग्लिसरॉल क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और चित्रानुसार इसको हम क्या करते हैं, स्टेन की जो सहायता है, इनकी सहायता से हम क्या कर देते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। किनको, ये जो हमारा गोल पहनने वाली है फ्लास्क है, उसको नीचे हम चाहेंगे तो बर्नर यहाँ पर लगा दो, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कर देते हैं, बर्नर इस प्रकार से लगा दिया जाता है। फिर इसके मुंह पर हम क्या करते हैं, हम लोग जो है अलग से थिसिल फनल लगा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से मिला सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, थिसिल फनल। आगे इसको हम लोग क्या करते हैं, संघनित्र जो होता है, ठंडा करने का जो होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, इससे जोड़ देते हैं इस प्रकार से, ऐसा करके ये हो गया। और आगे उसको जो भी ग्राही पात्र होता है, इस ग्राही पात्र से क्या कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, ग्राही पात्र में उसको प्राप्त किया जाता है।
इस प्रकार से लगभग आपका चित्र क्या हो जाता है, आपका बन जाता है। इसमें कुछ रखा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें गोल पेंदे वाली क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। इस गोल पेंदे वाली फ्लास्क में हम लोग क्या लेते हैं, ग्लिसरॉल लेते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं और चित्रानुसार क्या करते हैं, जो भी हमारा क्या होता है, जो यंत्र होता है उनको हम क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। व्यवस्थित करने के पश्चात हम क्या करते हैं, इन दोनों को जो है क्या करते हैं, गर्म करते हैं। लगभग कितना डिग्री पर, 200 डिग्री पर, ठीक है, जहाँ से आपका फार्मिक अम्ल बनता है। और फार्मिक अम्ल आपको जो है इस तरीक़ा से आपके एक पात्र में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। बट इस तरीक़ा से प्राप्त जो भी हमारा फार्मिक अम्ल होता है वो शुद्ध नहीं होता है, बाद में उसको शुद्धिकरण किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा चित्र हो गया। आप चित्र को इस प्रकार से बना के समझा सकते हैं। अब इसका हम लोग समीकरण के पास क्या करते हैं, चलते हैं, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ठीक। तो इसके लिए हम ग्लिसरॉल लेते हैं। ग्लिसरॉल का फार्मूला होता है CH2OH, ये होता है हमारा CHOH और ये होता है हमारा CH2OH, ठीक। इसको क्रिया कराते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है हमारा HOCAOC और इसको हम लोग COOH कर देते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है, क्योंकि आपको पता है ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, COOH, ये हमारा COOH, ये ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ठीक है। अब गर्म तो कर ही रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म तो चालू है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाता है, किसी को भी हम लोग कर लो, यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, इस तरीक़ा से एक H2O क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो क्या बनेगा यहाँ से फिर CH2, ये हो गया OOC हो गया और ये क्या हो जाता है आपका COOH, ये COOH मिल गया आपका। फिर इधर क्या है CHOH, CH2OH, एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्या मिल जाता है यहाँ से हमको, एक यौगिक प्राप्त हो गया COOH। अब हम जैसे ही क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, आगे हम क्या करते हैं, इसको गर्म कर देते हैं। गर्म तो कर ही रहे हैं। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, आपका बाहर निकल जाता है। कौन सा निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या निकल गया, यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता है। तो एक हमारा यौगिक क्या बन जाता है, CH2OOC और ये हो जाता है H और ये हो जाता है हमारा CHOH, ये हो जाता है हमारा CHOH और इधर हो जाता है CH2OH। ये हमारा हो गया, निकल गया। अब इसका आगे हम क्या करें, अगर जल अवघटन करा देते हैं, क्या कर देते हैं, जल अवघटन करा देते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जल लेते हैं, H और OH, ये प्लस होता है और ये क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो जो जल निकला है वही यहाँ पर आके क्या हो जाता है, आपका क्रिया कर लेता है। तो यहाँ से देखो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ये प्लस है और माइनस है। तो इस तरीक़े से क्या हो जाता है, HCOOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल बोलते हैं, प्राप्त हो जाता है। देखो ये निकल गया HCOOH और यहाँ से पुनः हमको ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाता है। यही हमारा प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा बनाने की विधि कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। खास नहीं है, इतना से आप कर सकते हैं, बताया जा सकता है। हो गया पहला वाला काम ख़त्म, ठीक है। निर्जल कर सकते हैं, शुष्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा है एथेनोइक अम्ल। कौन सा, एथेनोइक अम्ल, इसको देखेंगे। एथेनोइक अम्ल, इसी को एसिटिक अम्ल कहते हैं। फार्मूला CH3COOH होता है। CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, आईपीएसी नाम में एथेनोइक अम्ल कहते हैं, ठीक है। और इसके तनु विलयन को सिरका कहते हैं। तनु विलयन को क्या बोलते हैं, सिरका कहते हैं। तनु विलयन मतलब जब एसिटिक अम्ल में हम पानी की मात्रा मिला देते हैं तो उसको ही तनुकरण कहते हैं। और जो भी सिरका का जो का मतलब एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है उसको ही सिरका कहा जाता है। और ये जो कि सीरे के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। सीरा जो होता है हमारा, वहाँ से किण्वन से इसको प्राप्त करते हैं। सीरा पहले पढ़ चुके हो। और औद्योगिक रूप में इसका बहुत सारा जो है निर्माण के विभिन्न प्रकार की विधियाँ हैं जो हमको देखेंगे। किसका, एसिटिक अम्ल का। इसको याद रखना बस, सिरका क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है, ठीक है। और इसको बहुत सारे विधियां हैं जहां से बनाया जा सकता है। कुछ विधियां जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको हमको देखते हैं। पहला एथेनॉल से।
एथेनॉल का हम लोग क्या करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करते हैं। विहाइड्रोजनीकरण मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, ये विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है ना। तो चलिए एल्कोहल ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2 और ये होता है हमारा OH। कॉपर की उपस्थिति में होता है, लगभग 573 केल्विन होता है। तो इस स्थिति में हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, आपका निकल जाता है। ये हाइड्रोजन है हमारा, यहाँ से रिलीज हो गया, तो क्या बनेगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है H, एसिटैल्डिहाइड बोलते हैं, एसिटैल्डिहाइड बन जाता है ना अगर हम पूरा ले रहे हैं तो। और इसका नाम क्या होता है, एथिल एल्कोहल। तो जब एथिल एल्कोहल का हम क्या करते हैं, विहाइड्रोजनीकरण करते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाता है और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटैल्डिहाइड। इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं, क्या करते हैं इसका ऑक्सीकरण, तो बन गया हमारा CH3 C डबल O और ये हो गया OH। एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है, एसिटिक अम्ल क्या हो गया, आपको मिल गया। इस तरीक़ा से आप एसिटिक अम्ल पहले वाला पद्धति से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो गया। ठीक है, काम खत्म हो गया पहला वाला। दूसरा है एथेनॉल, मेथेनॉल से है। किससे, हमारा मेथेनॉल। मेथेनॉल ये उल्टा छप गया है, मेथेनॉल। मेथेनॉल का क्या होता है, कार्बोक्सिलीकरण, कार्बोनिलीकरण है ना। तो इसमें क्या होता है हमारा CH3OH, मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। क्या नाम है इसका नाम, मेथिल एल्कोहल कहा जाता है। इसको हम लोग करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया कर देते हैं, बन गया और क्या, CH3 C डबल OH, ये बन गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। तो इसमें कुछ दम नहीं है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो दो विधि था, दोनों विधि से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब है किण्वन विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा, किण्वन विधि द्वारा। और किण्वन क्या होता है भाई, तो जब हम क्या करते हैं, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को ईस्ट या एंजाइम की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, उसको सरल पदार्थ में तोड़वा देते हैं या तोड़ देते हैं, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। और यहाँ पर किण्वन के द्वारा आपको एसिटिक अम्ल बनाने की एक विधि दिया गया है, जिस विधि को हम क्या बोलते हैं, शीघ्र सिरका विधि कहते हैं। और ये शीघ्र सिरका विधि पेपर के दृष्टिकोण से क्या है, आपके इम्पोर्टेंट है, जिसको हमको देखना है कि किस प्रकार से ये शीघ्र सिरका विधि क्या किया जाता है, बनाया जाता है, जिसको हमको यहाँ पर देखना है। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको पूछा भी गया है, तो इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है भाई, है ना। ये हमारा क्या है, शीघ्र सिरका विधि दिया गया है। शीघ्र सिरका विधि में इस प्रकार से क्या होता है, चित्र आपको दिख रहा है, ये 10वीं क्लास का है। इसमें इस प्रकार से लकड़ी के बड़े बड़े क्या होते हैं, बेड़े को इस प्रकार से बाल्टीनुमा स्थिति में क्या कर देते हैं, हम लोग जो है व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डेंगे होते हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े डेंगे होते हैं, इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। और इसके ऊपरी सिरे पर, जैसे ये दिख रहा है हमारा, ये आपका दिख रहा है, ऊपरी सिरे पर एक छिद्रयुक्त तख्ता लगा देते हैं। निचली सिरे पर भी क्या करते हैं हम लोग, छिद्रयुक्त क्या लगाते हैं, तख्ता लगाते हैं। और साथ में वायु प्रवाह के लिए इसमें क्या होते हैं, कुछ बड़े बड़े क्या होते हैं, जगह छोड़ देते हैं। फिर दोनों तख्तों के जो बीच होता है, इन दोनों तख्तों के बीच में, दोनों तख्तों के जो क्या है बीच में पुराने मतलब पुराने सिरके से भीगी हुई जो लकड़ी का क्या होता है, जो छीलन होता है, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर भर देते हैं। किसको भर देते हैं, लकड़ी के छीलन को भर देते हैं, जो किससे भीगी रहती है, पुराने जो हमारा सिरका होती है उससे भीगी रहती है, जिसमें एक माइकोडर्मा एसिटी नाम का जीवाणु पाई जाती है। क्या नाम का, माइकोडर्मा एसिटी नाम की क्या होती है, जीवाणु होती है ना। तो इसमें क्या की जाती है, इसमें इस प्रकार से बाल्टीनुमा पात्र भी बोल सकते हैं, या लकड़ी के जो बड़े बड़े बेड़े होती हैं उसको इस प्रकार से क्या की जाती है, व्यवस्थित की जाती है। फिर उन दोनों बेड़ों के ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर इस प्रकार से छिद्रयुक्त जो भी तख्ते होती हैं वो लगा दी जाती है। और साथ में वायु प्रवाह के लिए भी कुछ बड़े बड़े क्या होते हैं, छिद्रयुक्त तख्ते लगी होती हैं। फिर दोनों तख्तों के बीच में क्या कर दी जाती है, जो लकड़ी की जो छीलन होती है, जो पुराने सिरके से भीगी होती हैं, वो भर दी जाती हैं। पुराने सिरके में आपका एक माइकोडर्मा एसिटिक अम्ल की क्या होती है, आपकी जीवाणु क्या होती है, पाई जाती है। उसके अलावा इन दोनों लकड़ी के छीलन के अलावा इसमें जो है आपका अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट भी क्या कर दी जाती है, यहाँ पर बीच में भर दी जाती है, जो कि ईस्ट के भोजन के रूप में क्या की आती है, काम आती है।
फिर इस बेड़े के जो ऊपरी सिरा है वहाँ से आपका लगभग 10 से 12% जो डाइल्यूट जो है C2H5 जो होती है, C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल को क्या की जाती है, इस लकड़ी के छीलन में क्या की जाती है, ऊपर से जो है गिराई जाती है। जैसे ही ऊपर से गिराई जाती है, जो अल्कोहल होती है उस अल्कोहल का किण्वन जो है वहाँ पर उपस्थित जो माइकोडर्मा एसिटी है वो ऑक्सीकरण के या ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका जो है किण्वन कर देती है और वहाँ से फिर हमको जो है विनेगर अर्थात एसिटिक अम्ल क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। यही विधि क्या कहलाती है, शीघ्र सिरका विधि कहलाती है, जिसकी रासायनिक समीकरण को इस प्रकार से क्या की जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये होती है हमारी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में क्या लेना है हमको, CH3, ये होता है हमारा CH2 और ये होता है OH। ऑक्सीकरण करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन है, और किसकी उपस्थिति में करेंगे भाई, माइकोडर्मा एसिटी। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता है ये, और यहाँ पर लिख देते हैं CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2, ये होता है OH। ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, माइकोडर्मा एसिटी। माइकोडर्मा एसिटी ये जीवाणु है हमारा। तो यहाँ से क्या होगा आपका, एक H2O निकल जाएगा, ये देखो यहाँ से H2 और यहाँ से एक O, क्या निकल गया हमारा, H2O। तो क्या बचा हमारा, CH3 बचा। यहाँ पर फिर क्या बचा है, C बचा है, क्योंकि H2 तो निकल गया है, तो CH3 CCO बचा है, और एक ऑक्सीजन और आ जाएगा तो O और H। इस तरीक़े से एसिटिक अम्ल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये एसिटिक अम्ल बन गया, कहाँ से, एथिल अल्कोहल से। तो आपको थ्योरी लिखना है, चित्र छापना है, क्या करना है, चित्र छापना है, और साथ में आपको ये समीकरण लिखना है, इतना आपको करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि दिया गया है, इसमें इस प्रकार से लकड़ी के क्या होते हैं, बेड़े लगे होते हैं। इस लकड़ी के बेड़ों में ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर छिद्रयुक्त क्या होते हैं, तख्ते लगे होते हैं। वायु प्रवाह के लिए भी इसमें छिद्रयुक्त तख्ता होता है। फिर दोनों तख्तों के बीच में लकड़ी का छीलन जो कि पुराने सिरके से भींगी होती है भर देते हैं। पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी नाम का जीवाणु होता है। अब साथ में लकड़ी के छीलन के अलावा यहाँ पर जो है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट भी भर दिया जाता है, जो माइकोडर्मा एसिटी के भोजन के रूप में काम आता है। और फिर उसके पश्चात हम जो तनु जो एथिल अल्कोहल होता है उसको 10 से 12% को इन पुराने लकड़ी के छीलन में ऊपर से क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जैसे ही अल्कोहल पुराने लकड़ी का जो पुराने सिरके से भीगी हुई लकड़ी के छीलन पर आता है, वहाँ पर माइकोडर्मा एसिटी जो जीवाणु होता है उस अल्कोहल का क्या कर देता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन कर देता है। किण्वन से हमको क्या प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। और ये जो एसिटिक अम्ल होता है उसको इस तरीक़ा से पात्र में क्या कर लिया जाता है, प्राप्त कर लिया जाता है। यही विधि आपका क्या कहलाता है, शीघ्र सिरका विधि कहलाता है। इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, और इस तरीक़ा से एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसमें केवल 10 से 12% जो हमारा अल्कोहल होता है वही क्या होता है, इसके लिए उपयुक्त होता है। और कोई भी जो किण्वन की प्रक्रिया होता है लगभग 30 से 35 डिग्री ताप पर होता है। तो इस तरीक़ा से इसको आप बता सकते हैं, ये शीघ्र सिरका विधि। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो कुछ और बच गया। रासायनिक गुण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जितना उधर कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े हैं ना, गुण, वो सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका एसिटिक अम्ल के गुण दिया है, भौतिक गुण जैसे दिया है। एसिटिक अम्ल सिरके की गंध तथा खट्टे स्वाद वाली एक रंगीन द्रव होता है। शायद खाने वाने में इसका प्रयोग किया जाता है, चाउमीन वाउमीन जहाँ पर बनाते हैं ना वहाँ पर इसका यूज़ होता है भाई। ठीक है, इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। एसिटिक अम्ल को 289.5 केल्विन ताप पर ठंडा करने पर ये बर्फ़ के समान क्रिस्टल बना लेता है ना। और शुद्ध तथा निर्जल अम्ल ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। प्योर जो हमारा एसिटिक अम्ल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, तो एकदम शुद्ध और प्योर बिना पानी के जो एसिटिक अम्ल होते हैं उसको एसिटिक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। यह जल में, एल्कोहल में, ईथर में, सभी में ये घुलनशील होते हैं। जल में इसको जब मिलाते हैं तो वहाँ से उष्मा निकलती है। ठीक है,
ये कर सकते हैं। यह संक्षारक प्रकृति का होता है, त्वचा में पड़ जाए तो फफोले उत्पन्न कर देता है। प्योर वाला की बात कर रहे हैं ना हम लोग, फफोले उत्पन्न करता है। अम्ल है भाई, यह सल्फर, आयोडीन तथा अनेक कार्बनिक विलायक में के लिए एक उच्चतम विलायक होता है। तो इस तरीके से आप भौतिक गुण बता सकते हैं, बताया जा सकता है। साथ में आपका उपयोग है उसको भी आप देख सकते हैं। एक उपयोग तो बता दिए, विनेगर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये लेसन आज क्या होता है आपका समाप्त होता है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।